रात के ठीक 11 बज रहे थे। अक्टूबर की हल्की हल्की ठंड हवा में खुल चुकी थी। अपनी पुरानी पर भरोसेमंद ऑटो को धीरे धीरे चलाते हुए राजेश अपने घर की ओर जा रहा था। दिन भर की भागदौड़ और सवारी ढोने की थकान उसके कंधे और पीठ में गहरे तक बैठ चुकी थी। शहर की रौनक पीछे छूट चुकी थी और रास्ता अब एकदम सुनसान अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ उसकी ऑटो की हेडलाइट ही उस खामोश अंधेरे को चीर रही। अचानक एक परिचित सी टिमटिमाती रोशनी पर वो रुका। ये रामप्रसाद काका की चाय की दुकान थी, जहां दिन में चाय, बीड़ी और हल्की फुल्की गपशप चलती थी। इस वक्त काका अकेले एक पुरानी चारपाई पर लेटे थे। उनके बगल में एक लालटेन मध्यम मध्यम जल रही थी। राजेश ने ब्रेक लगाया और ऑटो दुकान के पास रोक दी। इंजन बंद होते ही सन्नाटा और भी गहरा हो गया। अरे रामप्रसाद काका! काका चौंक कर जागे। अपनी आंखों को मलते हुए उन्होंने राजेश को देखा। उनकी आवाज में हल्की सी हैरानी थी। अरे राजेश, तू इतनी रात को कहाँ जा रहा है बेटा? वो भी अकेले सुनसान रास्ते पर। हाँ काका, घर जा रहा था। आज सवारियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत ज्यादा थकान हो गई है। बस जल्दी से घर पहुंचकर सोना है। बेटा, ये रात बहुत ही खौफनाक होती है। ये अपने अंदर बहुत से राज, बहुत सी अनहोनी बातें छुपाए रखती है। इन रातों में बाहर मत निकला करो, खास तौर पर जब तुम अकेले हो। काका के चेहरे पर अचानक एक उदासी और डर का भाव उभरा। राजेश ने यह बदलाव तुरंत भाप लिया। काका, गली मोहल्ले के लोग कहते हैं कि आपके साथ भी एक हादसा हुआ था। कोई बहुत खौफनाक बात, इसी तरह की किसी रात में। अरे हाँ बेटा, वो रात, वो खौफनाक रात। मैं आज भी जब उसे याद करता हूं ना, तो शरीर कांप जाता है। काका, मुझे भी बताइए उस खौफनाक रात का पूरा राज। आज तक किसी ने पूरी बात नहीं बताई। बेटा, ये बात तब की है जब मैं तुम्हारी ही उम्र का था। मैं मुश्किल से 27 साल का एक हट्टा कट्टा नौजवान ऑटो ड्राइवर था। मुझ में भी खूब जोश था और मैं रात दिन काम करता था। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। मैंने शहर के कोने कोने तक सारी सवारियों को उनके घरों तक पहुंचाया। रात अपने यौवन पर थी और मैं वापस अपने घर जा रहा था। मैं भी बिल्कुल अकेला था। शहर की चकाचौंध से दूर मैं एक पुराने और एकांत रास्ते पर था, जहां दोनों तरफ पेड़ थे। अंधेरा बहुत गहरा हो चुका था। ऐसा घना अंधेरा मानो किसी ने स्याही बिखेर दी। तभी मैंने देखा एक औरत खड़ी थी। वो एकदम अकेली थी और रात के उस पहर में उसका वहां होना बहुत अजीब था। वो औरत इतनी सजी धजी थी बेटा कि देखकर लगता था जैसे उसकी नई नई शादी हुई हो, एकदम दुल्हन की तरह। पर उसके चेहरे पर डर और परेशानी साफ झलक रही थी। मैं पास गया और अपनी ऑटो रुकी। इंजन बंद होते ही ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। दूर जंगल से सियार की एक चीख आई, जिसने सन्नाटे को और भी डरावना बना दिया। मैंने हिम्मत जुटाई और दोबारा उस औरत को देखा। अंधेरे के बावजूद उसकी पोशाक, उसके गहने हल्की सी चमक पैदा कर रहे थे और उसके हाथ पांव पर मेहंदी का रंग गाढ़ा दिख रहा था। वो बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई नई दुल्हन अपने पति के घर पहली बार जाती है। पर इस वक्त उसका यहाँ होना पूरी तरह से तर्क के परे था। मैंने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में गहरे काले घेरे थे, पर वो आंसू पोंछती हुई दिख रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, मानो वो किसी दौड़ भाग या संघर्ष में फंसी हो। उस रात की ठंडक मेरे मन में नहीं, बल्कि सीधे मेरी हड्डियों में उतर गई। मैं पास गया और अपनी ऑटो रोकी। मैंने पूछा, बहन जी, इतनी रात को आप यहाँ अकेली? वो मेरे पास आई। उसकी आंखें डबडबाई हुई थीं। जब वो मेरे नजदीक आई, उसकी आवाज धीमी, लगभग काना फूसी जैसी थी, जिसमें बेबसी की गहरी परतें थीं। भैया, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वो हिल भी नहीं पा रहे, सांसें जैसे अटक सी गई हैं। हम शहर से बहुत दूर एक पुराने सुनसान मकान में हैं। आसपास कोई नहीं जो मदद कर सके। आप बस उन्हें अस्पताल पहुंचा दीजिए प्लीज। उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं आपकी जिंदगी भर आभारी रहूंगी। मैं मनचाहा किराया दूंगी, बस उन्हें बचा लीजिए भैया। उसकी आंखों में जो बेबसी थी वो मेरे
इंसानियत को झकझोर गई। मैं उस वक्त सिर्फ उसकी मदद करने के बारे में सोच रहा था, बिना किसी सवाल के। मेरे जवानी का जोश और मदद करने का भाव मुझ पर हावी हो गया। मैंने एक क्षण भी नहीं सोचा कि इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर इतनी सजी धजी औरत अकेली क्यों है। चलिए बहन जी, चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें अस्पताल पहुंचा दूंगा। उस औरत के चेहरे पर एक पल के लिए राहत का भाव आया, पर वो जल्दी ही एक अजीब सी ठंडी मुस्कान में बदल गया, जिसे मैंने उस वक्त डर और परेशानी के मारे ठीक से नोटिस नहीं किया। मैं उसके साथ भागा। वो मुझे गली के अंदर ले गई, जो और भी सुनसान थी, जहां रास्ते पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। मेरी ऑटो की हेडलाइट ही एकमात्र सहारा थी। रास्ता कच्चा था और मेरी पुरानी ऑटो करा रही थी। आसपास के पेड़ बहुत पुराने और विशाल थे। उनकी शाखाएं अंधेरे में किसी डरावने साये की तरह लग रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसे मृत कहा जा सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। वो घर भयानक लग रहा था। उसकी दीवारें टूटी थी, प्लास्टर उखड़ चुका था और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे, जो अंधेरे में भूतों की आंखों की तरह लग रहे थे। उस पर अजीब सी चुप्पी छाई थी, मानो घर ने खुद ही आवाज दी हो, वापस चले जाओ राम प्रसाद, ये जगह सही नहीं है। मैं उसके साथ उस पुराने डरावने घर के अंदर गया। घर के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडी हवा ने मुझे झकझोर दिया। ये ठंडक अक्टूबर की सामान्य ठंडक नहीं थी। ये ऐसी थी जैसे किसी और ही दुनिया की अस्वाभाविक ठंडक हो। मुझे अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस नहीं हुआ, मानो मैं किसी शून्य पर चल रहा हूं। उस घर में नमी और मिट्टी की अजीब सी गंध थी, जो उस औरत की सड़ी हुई गंध से मिलकर एक भयानक मिश्रण बना रही थी। मैंने बाहर से आने वाली हल्की रोशनी में घर के अंदरूनी हिस्से को देखा। घर के अंदर घुसते ही हॉल नुमा कमरा था। कमरा पूरी तरह से खाली था, सिवाय बीच में रखी एक पुरानी टूटी हुई खाट के। उस औरत ने मेरी ओर देखा और इस बार उसके चेहरे पर अब डर या बेबसी नहीं थी। वहां एक अजीब सी शांति थी जो मुझे और भी परेशान कर रही थी। उसने बस इतना कहा और खाट की ओर इशारा किया। मैं अंदर गया और मैंने जो मंजर देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक खाट पर एक आदमी लेटा हुआ था, लेकिन वो आदमी जमीन पर नहीं, हवा में था। हाँ, वो जमीन से लगभग 1 फुट ऊपर उठकर तैर रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्तिशाली शक्ति ने उसे झकझोर दिया हो। उसके शरीर में भयानक ऐंठन थी और वो पसीने से लथपथ था। उसके चेहरे पर भयानक पीड़ा थी। उसकी आंखें ऊपर की ओर चढ़ी हुई थी और उसके मुंह से दर्द भरी धीमी आवाज निकल रही थी, जो किसी पशु की कराहट जैसी थी। यह देखकर मेरा शरीर सुन्न हो गया। यह हकीकत नहीं हो सकती थी। मैंने अपनी आंखों को मसला, सोचा कि शायद थकान के मारे मुझे वहम हो रहा है, पर नहीं, वो आदमी सचमुच हवा में तैर रहा था। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। अंदर का ऑटो ड्राइवर, जिसने आज तक सिर्फ दुनियादारी और पैसों के लेन देन को समझा था, वो पूरी तरह से बिखर चुका था। मैं वहीं पर जम गया। मैंने चीखना चाहा, पर आवाज मेरे गले से बाहर ही नहीं निकली और मेरी सांसें रुक सी गई थी। मैं दहशत से भर गया। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर उस औरत को देखा जो मेरे साथ आई थी। उसके चेहरे पर अब कोई बेबसी नहीं थी, ना कोई मानवीय भावना। मेरी हेडलाइट की हल्की रोशनी में मैंने उसका असली रूप देखा। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, जैसे आंखों की पुतलियां गायब हो गई हों। वे आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसके होठों पर एक भयानक ठंडी मुस्कान थी जो मेरी जान लेने वाली थी। उसकी मुस्कान फैलती जा रही थी, जो अब एक अमानवीय राक्षसी मुस्कान बन चुकी थी। उसके हाथ बहुत पतले और लंबे थे। उनकी उंगलियां किसी नुकीली डाली जैसी थी। उसके नाखूनों पर लाल रंग लगा था, पर वो शायद मेहंदी नहीं, खून था। वो धीमी डरावनी आवाज में बोली, जो मेरे कान के पर्दे चीर रही थी। उसकी आवाज दोहरी थी, एक धीमी और
औरत की आवाज और दूसरी गहरी भयानक किसी बूढ़े आदमी जैसी। मुझे लगा कि मैं अब नहीं बच पाऊंगा। मेरी सांसें रुक गई थी। मेरी पूरी जिंदगी एक फ्लैशबैक की तरह मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। मैं वहीं जम गया। मेरे शरीर पर पसीना और डर दोनों एक साथ जम गए थे। मैं मरने वाला था। उस आत्मा ने मुझे इस एकांत डरावने घर में अकेला फंसा लिया था। तभी अचानक एक तेज रोशनी ने उस भयानक अस्वाभाविक ठंडक को काट दिया। हवा में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे कोई जबरदस्त तूफान घर के अंदर आ गया हो। टूटे शीशे और दरवाजे तेजी से हिलने लगे। उस भयानक औरत की आत्मा बुरी तरह से कांप उठी। उसका भयानक चेहरा एक पल के लिए पीड़ा से बदल गया। उसने अपने हाथों से अपने कान दबाए और उसने जोर से चीख मारी, एक ऐसी चीख जो मेरे कानों में आज भी गूंजती है, जो किसी भी इंसान के बस की नहीं थी। एक आत्मा की चीख, और वह हवा में झट से किसी धुएं के बादल की तरह गायब हो। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी जान वापस आ गई हो और मैं तेजी से हांफने लगा। मैंने डरते डरते बाहर देखा। एक तांत्रिक बाबा अपने हाथ में कमंडल और त्रिशूल लिए खड़े थे। उनके माथे पर तेज चमक थी और उनके चेहरे पर एक अदम्य आत्मविश्वास था। वो अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्रों का जाप कर रहे थे। उनके आसपास एक हल्का सुनहरा प्रभामंडल था, जिसने घर के अंदर के अंधेरे को कम कर दिया था। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनका तेज ऐसा था कि मैंने आंखें नीचे कर ली। बाबा, आप यहाँ कैसे आए? आपने मेरी जान बचाई। बेटा, मैं यहाँ से अपने अगले पड़ाव पर जा रहा था। मैं सिद्धियों के लिए पहाड़ों पर जा रहा हूँ। जब मैं इस घर के पास से गुजरा तो मैंने घर में भयानक और नकारात्मक ऊर्जाओं को महसूस किया, जैसे हवा में कोई डर समा गया हो। ये जगह एक पुरानी भटकती आत्मा का अड्डा है। मैंने चीखने और किसी आत्मा की कांपती आवाजें सुनी। मैं समझ गया कि कोई अनहोनी हो रही है और कोई बेकसूर इंसान इस जाल में फंस चुका है। इसलिए मैंने तुरंत अपने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया और उस आत्मा को भगा दिया। ये आत्मा बहुत पुरानी थी, जो इसी तरह रात में अकेले लोगों को फंसाती थी। वो आदमी जिसे तुम घाट पर देख रहे हो, वो भी उसका अगला शिकार बनने वाला था। ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। बाबा, आज आप नहीं आते तो मेरा खेल निश्चित था। उस आत्मा ने मुझे मार डाला होता। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। बेटा, अब तुम जल्दी से जल्दी इस जगह से दूर चले जाओ और कभी भी इतनी रात को सुनसान रास्तों पर अकेले मत निकलो। रात का अंधेरा बहुत खौफनाक होता है। रामप्रसाद काका ने गहरी सांस ली और राजेश की ओर देखा। तो राजेश, ये था उस खौफनाक रात का राज। उस दिन के बाद मैंने रात के अंधेरे पर कभी भरोसा नहीं किया। उस तारीख के बाद से मैं कभी रात में अकेला नहीं निकला। राजेश ने काका की बातें ध्यान से सुनी। अब उसे समझ में आया कि काका इतनी रात को भी चाय की दुकान पर क्यों जागते हैं। वो डरते हैं, लेकिन शायद किसी की मदद के लिए तैयार रहते हैं। राजेश ने ऑटो स्टार्ट की, काका को प्रणाम किया और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। रात और भी गहरी हो चुकी थी, लेकिन अब उसे डर नहीं लग रहा था। उसे लगा जैसे काका की कहानी ने उसे कुछ सिखा दिया हो कि रात के अंधेरे में सिर्फ डर नहीं, बल्कि सतर्कता और इंसानियत भी होती है।